मेरा नाम उर्वा है। हम दो बहनें हैं। मेरी छोटी बहन का रंग सफेद है और वो अपनी सफेद रंगत पे बहुत इतराती है, जबकि मेरा रंग सांवला है। शुरू से ही लोग मुझे मेरी रंगत की वजह से पसंद नहीं करते थे। जवान हुई तो मेरे लिए रिश्ते आने लगे। मेरा रंग दूसरी लड़कियों की तरह गोरा नहीं था, इसलिए रिश्ते वाले बातें बना के चले जाते। मेरी बहन मुझसे छोटी थी, लेकिन रंग गोरा होने की वजह से जो भी रिश्ता आता फौरन इसे देख के पसंद कर लिया जाता और मुझे देखते ही लड़के वालों की शक्लें उतर जाती। मेरी माँ का रंग गोरा था। मेरी बहन मेरी माँ पर गई थी। मेरी रंगत मेरे अब्बा की तरह सांवली थी। मुझे यकीन है कि अब्बा की सांवली रंगत पे कहाँ एतराज उठाया गया होगा। बस यही देखा गया होगा कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, अच्छी तनख्वाह है, खाते पीते घर का है और सबसे बड़ी बात माँ बाप का अकलौता है, तो बस हाँ कर दी गई होगी। लेकिन ये सारी टेंशन लड़कियों के हिस्से में ही क्यों आती है? रंग सांवला है, कद छोटा है, नाक मोटी है, चेहरे पे पिंपल्स हैं, खाना बनाना आता है या नहीं, कितनी पढ़ी लिखी हो, कोई सलीका भी है या नहीं, चलती कैसी है। हर बार देखने आने वाले मुझे ठुकरा के चले जाते। मैं भी तंग आ चुकी थी, लेकिन मैंने शुक्र किया जब खाला ने अपने बेटे की शादी तय की और हमें भी शादी पे हफ्ता भर पहले ही दावत दे डाली। मैं भी खुश थी कि घर वालों का ध्यान मुझसे हट चुका है और अब सब शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए थे। मेरी खाला हैदराबाद में रहती थी। शादी पे हम हफ्ता भर पहले ही चले गए थे। मेरी सब कजन की रंगत मेरी बहन युमना की तरह गोरी थी। वो लोग तो हर जगह पेश पेश होती और मैं अपनी सावनी रंगत की वजह से महफिलों में उठना बैठना कम कर चुकी थी। मैं पूरा दिन मासी के साथ, घर के कामों के साथ, मेहमानों की मदारात और दूसरे इंतजामात को देखने लगी। वहीं मेरी अम्मी की चचाजाद खालदा आंटी इससे बहुत मुतासिर हुई और अम्मी से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया। अम्मी ने भी वहीं अब्बा से बात करके बात आगे बढ़ा ली और उन्हें अपने घर आने की दावत दे डाली। हालदा आंटी का बेटा अपनी किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग की वजह से नहीं आ पाया था और फिर हुआ यूं कि जैसे ही हम शादी खत्म होते ही घर वापस आए, तो 2 दिन बाद ही खालदा आंटी बकायदा रिश्ता लेके हमारे घर पहुंच गईं और अम्मी ने इनसे कहा कि आप अपने बेटे से पूछ लें, क्योंकि आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मुझे अंगूठी पहना दी कि इनका बेटा रिश्ते के लिए रजामंद है और मैं भी खुश हो गई थी और मन ही मन में मैंने सपने बुनने लगी। अगले रोज आंटी रुखसत हो गई और अब मेरे घर वाले खासे मुतमईन नजर आने लगे और अभी से शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए। इस बात को चंद माह गुजरे थे कि खालदा आंटी ने फोन किया था, जो वो अक्सर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए करती थी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ खालदा आंटी की आवाज सुन के मेरे लबों पे भी मुस्कुराहट फैल गई और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अम्मी उस रोज भी बाजार शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। मैंने खाला के पूछने पे उन्हें बताया कि अम्मी घर पे नहीं है। अच्छा बेटा सुनो, आज आमिर तुम लोगों की तरफ आ रहा है। आमिर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है और इसी सिलसिले में वहाँ कुछ लोगों से मिलना है और अपने ऑफिस के लिए जगह भी देखनी है और सारे काम वो अपनी निगरानी में करवाना चाहता है, तो शायद इसे वहाँ कुछ दिन लग जाएं। तो वो चाहता है कि होटल में कमरा ले ले। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम अदीला बहन के यहाँ ठहरोगे और अब तो शायद वो पहुंचने ही वाला होगा। आंटी की इस बात पे मेरी धड़कनें अभी से बेतरतीब होने लगी। वो तो ये बात बताते हुए फोन रख चुकी थी और मैं अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। यमुना और अम्मी बाजार गए हुए थे, तो अब्बा भी घर पे नहीं थे। मैं घर पे अकेली ही थी जब बाहर से बादलों की गरज चमक और तेज बारिश की आवाज मेरे कानों में पड़ी। दिसंबर की पहली बारिश थी और ठंडी हवाएं अंदर दाखिल होने लगी। खिड़कियों के पट तेज हवा की वजह से बजने लगे और पर्दे हवा के दोष में लहरा रहे थे और मेरा दिल तो जैसे आमिर की आमद को सुनकर ही अजीब तरह से धड़क रहा था। बचपन में तो इसे देखा था, लेकिन अब कैसा होगा पता नहीं। यही सोच रही थी कि डोर बेल की आवाज पे धड़कनों की रफ्तार कहीं बढ़ गई। तेज होती बारिश की वजह से मैंने लाउंज से छाता लिया, बाहर निकली। बारिश के साथ साथ हवा भी तेज होती जा रही थी। आखिर में सहन अबूर करके गेट के पास खड़ी थी और जैसे ही दरवाजा खोला तो गेट की दूसरी जानिब गबरू जवान अच्छे कद-काठ का हामिल मर्द खड़ा था। वो बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पे भीग चुका था। इसकी सफेद रंग की शर्ट अब इसके बदन से चिपकी हुई थी और बाल बारिश की वजह से गीले होके बिखरे पड़े थे और उनसे पानी टपक रहा था। वो तीखे नकूश वाला मर्द मेरे ख्वाबों और ख्यालों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था।
क्या आज यहीं खड़े रखने का इरादा है? इसकी पेशानी पे सिलवटें उभरी और इसने मेरे दरवाजे के बीचों बीच खड़े होने पे एतराज उठाया कि मैं पीछे हटूंगी और इसे अंदर भी आने दूंगी या नहीं। सॉरी, वो मैं खजल सी होती साइड पे हुई, लेकिन टूटे फूटे लफ्जों को तरतीब देकर कोई जुमला अदा न कर पाई। जो शख्स पूरी तरह मेरे होश सलब कर चुका था, इसने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा तो मैंने आगे बढ़ के इसे अपने छाते के नीचे लेना चाहा, लेकिन हवा का एक जबरदस्त झोंका आया और होश गंवाती उर्वा के हाथ से छतरी उड़ा ले गया। छतरी मेरे हाथ से छूट के दूर जा गिरी थी। मैं भी बारिश में भीगने लगी थी और इस बात का एहसास जैसे ही मुझे हुआ तो खजलत ज़दा सी अपने छाते के पीछे लपकी और बारिश के पानी की वजह से मेरा जूता फर्श पर फिसला और मैं गिरने को थी जब इसने मुझे अपनी बाहों के हिसार में लेकर गिरने से बचा लिया। अब तो मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुकी थी कि एक शख्स का इस कदर करीब होना और मुझ पे झुके गौर से मुझे देखना, इस पे पड़ती बारिश का पानी अब इसके चेहरे को टच करते हुए मेरे ऊपर गिर रहा था। मैं तो इसमें गुम ही हो गई थी, वो भी पल भर को मुझ में गुम हो गया। जब खुले गेट से एक मर्द अंदर दाखिल हुआ, इसने हाथ में छाता पकड़ा हुआ था। पल में ही मैं आमिर की बाहों से खुद को आजाद करवाती सीधी खड़ी हो गई थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि असल में वो आमिर नहीं था जिसे मैं आमिर समझ रही थी। मैं आमिर हूँ, अम्मी ने शायद आपको कॉल की होगी, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। अब जब आने वाले ने अपना तारुफ करवाने के साथ ही हमें अजीब नजरों से देखा, तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो धड़कनें जो कुछ वक्त पहले आमिर को देखने के लिए मुस्तरिब थीं, अब तो जैसे रुकने लगी। अल्फाज कहीं गुम हो चुके थे। टुकर टुकर उसे देख रही थी कि अगर वो आमिर है तो फिर वो कौन था जिसे मैं आमिर समझ बैठी थी। मुझे नहीं पता। मैं तो कुछ सुनने, कहने, बोलने और समझने से कासिद बेहोशी के आलम में जा चुकी थी। इसके बाद मुझे नहीं इल्म क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं लाउंज के सोफे पर पड़ी थी। युमना और अम्मी मेरे इर्द गिर्द मौजूद थीं। क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक हो ना? मुझे होश में आते देख के अम्मी की तो जैसे जान में जान आ गई। उन्होंने प्यार से मेरा रुखसार सहलाते हुए मुझसे सवाल किया। मैंने जहन पे जोर डालते हुए धीरे धीरे पूरी आंखें खोली। अभी उठ के बैठने की कोशिश की तो सामने सोफे पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें फैलने लगीं। उर्वा बेटा देखो, आमिर आया है। उन्होंने सामने बैठे शख्स की तरफ इशारा करते हुए मुझे बताया, जो अभी भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। अब मैंने नादानिस्ता तौर पर इसके साथ सोफे पर बैठे दूसरे शख्स को देखा कि फिर वो कौन है। माँ ने मेरी निगाहों के ताकुब में देखा तो फिर से बोली, ये वजदान है, तुम्हारे अमेरिका वाले मामू का बेटा। बता रहा था कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पाकिस्तान घूमने फिरने आया है, तो सोचा आज यहाँ पे चक्कर लगा ले। और देखो मौसम को भी आज ही खराब होना था। अब तुम ठीक हो तो उठो, वजदान को अपने बाबा का कोई सूट निकाल के दो। और युमना तुम जरा मेरे साथ किचन में आके हाथ बटाओ। अम्मी की बात पे मैंने नागहा आमिर को देखा, जिसकी निगाहें इस वक्त मुझे बहुत कुछ बावर करवा गई थी। मैं खामोशी से उठी और अब्बा जी की अलमारी से एक सियाह रंग का सूट निकाल के वजदान को दिया। मेरा वो दिन सोचों की नजर हो गया। आज खाने के बाद अम्मा और अम्मी ने वजदान को रोक लिया था कि वो चंद रोज हमारे साथ ही रुके। खाने के बाद अम्मी के कहने पे मैं आमिर के कमरे में चाय देने गई। कमरा ऊपर छत पे था, दरवाजा अध खुला था। वो फोन पे किसी से बात कर रहा था। अम्मी, मुझे उर्वा से शादी नहीं करनी। अब बताएं, आप इनकार करेंगी या मैं खुद कर दूं? ये बात सुनते ही मेरे हाथ से चाय का कप छूट के फर्श पे गिर गया। आमिर ने फौरन से मुड़ के देखा और दरवाजे में मुझे खड़ा देख के इसकी आंखों में एक हकारत थी। मैंने रोते हुए तेजी से सीढ़ियां उतरी, नीचे आ गई। अम्मी ने बहुत पूछा क्या हुआ, लेकिन मैंने जबान न खोली। अगले रोज जब अम्मी काम से बाहर गई हुई थी, युमना अपनी सहेली के घर गई हुई थी, तो आमिर मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि बेहतर है कि तुम खुद ही शादी से इनकार कर दो, क्योंकि मैं तुम जैसी सांवली रंगत वाली लड़की को कभी भी अपना हमसफर नहीं बनाऊंगा, और तुम जैसी किरदार की लड़कियों को बीवी बनाना आंखों देखा मक्खी निगलने के बराबर है। वैसे भी मैं तुम्हारी बहन युमना को पसंद कर चुका हूँ और इसी से शादी करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है आमिर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने उस रोज के बारे में इसके शकूक को दूर करना चाहा, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। खुद इनकार करोगी तो शायद बुरा महसूस ना करो, लेकिन मैंने इनकार किया तो साथ वजह भी सबको बताऊंगा जो तुम्हें बुरी लगेगी। इसलिए आज ही इस शादी से इनकार कर देना। वो अपनी बात कह चुका था और फिर अम्मी के आते ही मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया और वो अंगूठी जो खालदा आंटी ने मुझे पहनाई थी उतार के अम्मी की हथेली पे रख दी।
इनके पूछने पे कोई वजह ना बताई। उन्होंने बहुत पूछा कि आखिर कोई तो वजह होगी रिश्ता खत्म करने की। हाँ, वजह ये है कि मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। इस बहस को यहीं समेटे और कोई रिश्ता देख ले, मैं आपको मना नहीं करूंगी। मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, जब भी उन्हें दूसरे रिश्तों की ऑफर कर दी। बड़ों की रजामंदी से आमिर का रिश्ता यमुना से तय हो चुका था और वो भी इस बात पे खुश था और यमुना भी, क्योंकि यमुना भी ऐसा ही चाहती थी। एक बार फिर से मुझे देखने आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया और पहले की तरह अब भी 3-4 लड़के वाले आए, लेकिन मुंह पे इनकार करके चले जाते। मैंने अम्मा से साफ कह दिया था कि अब बस मुझे नहीं करनी शादी वादी, छोड़ दे ये सब कुछ, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। वालिदैन तो हमेशा अपनी बेटियों को अपने घरों में आबाद देखना चाहते हैं। उर्वा मेरी जान, तुम फिक्र क्यों करती हो? हम जानते हैं हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है, हीरा है हीरा। हीरा मत कहें, अगर मैं हीरा होती तो यूं हर बार ठुकराई ना जाती। और हीरे की चमक और खूबसूरती से अपनी बेटी यमुना को तो आप मुशारबत दे सकती हैं, लेकिन मुझ जैसी सांवली रंगत वाली लड़की का और हीरे का भला क्या जोड़? उर्वा बेटी, क्या बात कर दी तुमने? बेटा वाकई हीरा और तुम्हारा क्या जोड़, क्योंकि मेरी बेटी तो हीरे से कहीं ज्यादा कीमती और अनमोल है। आम लोगों को इसकी कदर क्या ही मालूम होगी। पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, साबिर शाकिर और सबसे बड़ी बात नरम दिल और एहसास रखने वाली, इतनी खूबियां एक साथ भला किसी इंसान में होंगी? मैं कुछ कहती इससे पहले आमिर फौरन से बीच में बोल पड़ा। आंटी, अपनी औलाद तो हर किसी को ही प्यारी लगती है, खासकर माएं। कोई खूबी ना भी हो तो भी अपनी औलाद में 1000 खूबियां गिनवा देती हैं। आमिर को यहाँ 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके थे और मेरे 3-4 रिश्ते उसके सामने ही आए थे। वो ये सब देख चुका था कि वो सुर्ख सफेद रंगत का मालिक था, एक वजीह मर्द और कामयाब बिजनेसमैन। हाँ मेरे बेटे, ठीक कहा तुमने। एक माँ ही औलाद के ऐबों पे पर्दा डालती है और इसकी ना नजर आने वाली 1000 अच्छाइयां गिनवा सकती है। लेकिन बात यह है कि माँ की निगाहों और जमाने की निगाहों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे पता है कि मेरी बेटी में सारी खूबियां हैं और घर बसाने में सिर्फ लड़की की सफेद चमड़ी का होना जरूरी नहीं, बल्कि इन सारी खूबियों के साथ ही तो घर बसाए जाते हैं। अगर लड़की में सिर्फ एक ही खूबी हो, इसका रंग गोरा हो और बाकी कुछ न हो, तो वो शादी फकत समझौते से ही चल सकती है। मेरी माँ ने अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कहा था। इसने एक उम्र गुजारी थी। अरे आंटी, आजकल लोग यही देखते हैं और देखें कितने घर आबाद हैं। मर्द अपने लिए खूबसूरत औरत का इंतखाब करता है जो इसके हम कदम चलती हुई भी अच्छी लगे। आमिर की निगाहें मुझ पे थीं। मैं इसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि मैं पुप्पो की बात से इत्तेफाक करता हूँ। वजदान बीच में बोल पड़ा। वहाँ गोरी रंगत वाली बेशुमार लड़कियां हैं जो अपना घर नहीं बसाती। मुझे बिल्कुल ऐसी ही हमसफर चाहिए थी, जिसमें तमाम खूबियां हों, क्योंकि मुझे सफेद रंगत में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी उर्वा की रंगत सांवली है तो क्या हुआ, इसके सांवले रूप में भी खुदा ने कशिश रखी है। मैं आपकी बेटी को अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। अगर आप रजामंद हैं तो मैं अपने पेरेंट्स को बुलवा लेता हूँ, तो वो बाकायदा तौर पे खुद आपसे रिश्ते की बात करेंगे। मजदान ने सबके सामने मुझे अपनाने की बात की थी, और मर्द तो वही होता है ना जो इतनी जुर्रत रखता हो कि एक औरत को सबके सामने उसकी अच्छाई और बुराई और खामी के साथ कबूल करे। मैंने भी वजदान के प्रपोजल को कबूल कर लिया था। वालिदैन की और मेरी रजामंदी जानने के बाद वजदान ने जल्दी से अपने वालिदैन को यहाँ बुलवा लिया था। शादी की तैयारियां कुछ तो पहले से थी और बाकी की तैयारियां भी कर ली गई और अगले महीने यमुना और मेरी एक साथ रुखसती हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा ने तवील सब्र आजमा इंतजार के बाद मुझे खूबसूरत मर्द से मिलवा दिया था। खुदा ने मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब किया था। वजदान ने मेरा पासपोर्ट बनवाया और फिर मुझे अपने साथ ही अमेरिका ले गया। शादी के चंद साल गुजरे थे। हमारे आंगन में 2 फूल खिले, यानी एक मेरी बेटी मेहर और एक बेटा सबतैन, जो घर भर की रौनक है। वालिद हयात नहीं रहे। वालिद साहब की बरसी पे पाकिस्तान चक्कर लगाया, जहाँ यमुना से भी मेरी मुलाकात हुई, जो ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। पूछने पे इसने सारे इल्जामात आमिर और खालदा आंटी के सर थोप दिए कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और इसका ख्याल नहीं रखते। रिश्तेदारों से इल्म हुआ कि यमुना ना तो ढंग से घर को संवारती है और न ही शोहर और सास का अच्छे से ख्याल रखती है। मुझे आमिर की निगाहों से आज शर्मिंदगी झलकती महसूस हुई, जैसे वो कह रहा हो कि अदीला आंटी ठीक ही तो कहती थी। सफेद चमड़ी के साथ साथ घर बसाने के लिए लड़की में और बहुत कुछ देखना पड़ता है, जो इनकी सांवली बेटी के पास था।
اور اس نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کو بہت خوش رکھا ہوا تھا، جو اسے اپنی بیٹیوں سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ عامر کی آنکھوں میں آج پچھتاوا دکھائی دے رہا تھا۔ خالدہ آنٹی بھی بہت پریشان تھی۔ میں نے یمنا کو بڑی بہن کے طور پہ اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ وہ اپنے رشتوں کو وقت اور پیار دے اور ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جو کہ میرا فرض تھا، لیکن فطرت کب بدلتی ہے۔ میں بس اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے، کیونکہ اسے تو اپنی سفید رنگت میں تکبر تھا۔ ہم لوگ واپس امریکہ آ گئے۔ آج مجھے اپنی سانولی رنگت میں کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ میرا شوہر سانولی ہونے کے باوجود مجھ سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میں بھی ان پہ جان نچھاور کرتی ہوں۔ رشتہ بنانے کے لیے رنگ کو بنیاد بنانے کے بجائے لڑکی کے کردار اور دیگر خوبیوں پر غور کر لیں تو شاید ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے بہترین انتخاب کریں گے۔